Assalamu alaikum students. Today we will discuss Hindu revivalist movements in subcontinent. तो ये हमारा टॉपिक है आज का, हम इस पे डिस्कस करेंगे और पहले हम इन मूवमेंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन मूवमेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कौन सा मज़हब था जिसने ये जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट्स की और इनके इम्पैक्ट्स क्या हुए, इनका इम्पोर्टेंस क्या थी। ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि इस लेक्चर का फ़ायदा क्या होगा। तो देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड लिस्ट अ फ्यू reform movements of other communities of British India. It is our learning outcome। और आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इस लेक्चर के बाद एनलिस्ट कर सकेंगे वो रिफॉर्म मूवमेंट्स जो दूसरी कम्युनिटीज़ की तरफ से स्टार्ट की गई ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको लर्निंग आउटकम और ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा इस लेक्चर का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिफॉर्मेंट जो थी मूवमेंट्स, इनका मकसद क्या था और ये इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ये किस तबका फ़िक्र ने या कौन से जो रिलीजन था उसने स्टार्ट की थी। देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द हिंदी रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द 17th and 19th century। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट दो वर्ड इंग्लिश के, इनमें डिफरेंस क्या है। रिफॉर्मिस्ट का मतलब है कि एक कोई ऐसी मूवमेंट थी या तहरीक थी जिसका बुनियादी मकसद था रिफॉर्म करना, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लेके आना, इस्लाह करना। तो रिवाइवलिस्ट का मतलब था कि किसी चीज़ को दोबारा अपनी वापस असल हालत में लेके आना, उसका रिवाइवल करना, तजदीद नौ करना, इसको उर्दू में कहते हैं तजदीद नौ। तो दोबारा उसकी तजदीद करना। ये दो बुनियादी जो रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट हैं उनके दरमियान फ़र्क है कि रिफॉर्म का मतलब इस्लाहकारी और रिफॉर्म लेके आना, और रिवाइवलिस्ट का मतलब है कि तजदीद करना किसी चीज़ की। तो ये दोनों मूवमेंट्स स्टार्ट की गई थी। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो थी ये बंगाल की तरफ कलकत्ता से स्टार्ट हुई थी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है ये मुंबई से स्टार्ट हुई थी। तो इनका डिफरेंस है कई सालों का, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका बुनियादी मकसद क्या था, वाई दीज मूवमेंट्स वर स्टार्टेड। नो लुक इनटू that these movements were aimed at the revival of societal, spiritual and religious aspects of Hinduism। तो ये हिंदुइज्म के जो सोसाइटल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे उनको रिवाइव करने के लिए और माशरे के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने के लिए स्टार्ट किए गए थे ये दोनों मूवमेंट्स जो थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उस वक़्त क्या हालात थे। Students, you know the British rule impacted the social and religious fabrics of subcontinent through its agenda of colonization। तो ब्रिटिश जो थे अपने जो एजेंडा था कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके तहत यहाँ के जो रिलीजियस और सोशल फैब्रिक्स थे उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, और यहाँ का जो माहौल था सोशल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स जो थे ज़िंदगी के वो मुतासर हो रहे थे। उनकी जो कैंपेन थी और उनकी जो मिशनरीज यहाँ काम कर रही थी उसकी वजह से। तो इस वजह से दिस काज द इनकल्केशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर एंड एथोस इन द लोकल कल्चर। तो वो
अपने वेस्टर्न आइडिया यहाँ पे एजुकेट कर रहे थे लोगों को, और उनके जो एथोस थे वो यहाँ के ऊपर थोप रहे थे। यहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर असरअंदाज हो रहे थे। वेस्टर्न कल्चर और उनका जो नाम्स थे या वैल्यूज़ थी वो सारी मिल मिला के यहाँ पे असरअंदाज हो रही थी। तो इस सिचुएशन में जो हिंदू स्कॉलर थे, रिलीजियस स्कॉलर, उनको बहुत फ़िक्र थी अपने हिंदुज़म को बचाने की और अपने जो वैल्यूज़ थी, हिंदू वैल्यूज़, उनको रिफॉर्म करने की, और ये वेस्टर्न जो आइडियाज़ थे या इन्फ्लुएंस था सोसाइटी के ऊपर उसको काउंटर करने की। इन दिस सिचुएशन वाज काजिंग स्टेट ऑफ वरी फॉर द हिंदी रिलीजियस स्कॉलर्स। तो ये स्टेट ऑफ वरीडनेस थी हिंदू स्कॉलर्स के लिए। इस तरह हिंदू मूवमेंट स्टार्टेड टू काउंटर द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन हिंदू सोसाइटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो हिंदू सोसाइटी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न आइडियाज़ का, वेस्टर्नाइजेशन का, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने डिफरेंट जो तहरीकें थी वो स्टार्ट की। उसमें एक नंबर पे आती है ब्राह्मो समाज और दूसरे नंबर पे आती है आर्य समाज। तो ब्राह्मो समाज जो है वो दो मेन थी। ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं ये इनके फाउंडर थे, इनके बनाने वाले, इन तहरीकों को चलाने वाले। इनके नाम आगे आपको बताते हैं कि ये कौन थे। तो नंबर 1 ब्राह्मो समाज, नंबर 2 आर्य समाज। दीज वर मेन रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। तो अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मो समाज। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राह्मो समाज was the monotheistic reformist movement of Hindu religion that was prominent during the Bengal Renaissance in the 19th century. It was founded by the Ram Mohan Rai in Calcutta. He was known as father of Indian Renaissance. ये जो तहरीक है ब्राह्मो समाज, ये मोनोथेइस्टिक मूवमेंट थी, यानी कि ये एक खुदा का प्रचार करते थे और उस पे बिलीव करते थे। ब्राह्मो समाज was founded by राम मोहन राय इन कलकत्ता, और वही मोहन राय जो थे वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस के नाम से। तो इसकी हम देखते हैं चीदा चीदा नुकात और इम्पोर्टेंस क्या है इस। दोस्तों, here is important points of the movement of Brahmo Samaj. You know, this movement fought against the notion of caste oppression that was prevalent in India at that time. ये जो नोशन था या आइडिया था कास्ट ऑपरेशन का, उसके ख़िलाफ़ इसने जिहाद किया। उस वक़्त जो गालिब था हिंदुस्तानी मुआशरे के ऊपर, और इसने रिस्ट जो पॉलीथीज़म, बहुत ज़्यादा खुदाओं की पूजा का जो तसव्वुर था, उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया। इसी मूवमेंट ने जो आइडल वर्शिप और सप्रेशन ऑफ वुमेन्स थी उनको भी रेजिस्ट किया और उसके ख़िलाफ़ भी जिहाद किया। और इसने ये जो ब्राह्मो समाज थी, इसने जो सुपरस्टिशंस हैं, त्वहम प्रस्ती, उसके बारे में भी लोगों को आगाही दी। तो ये इसके मेन फंक्शंस थे या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे या मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। दिस मूवमेंट fought against the notion of caste oppression. Number 2, it resisted the ideology of polytheism. Number 3, this movement also opposed the idol worship and suppression of women. नंबर 5 पे आ जाता है इट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट सुपरस्टिशंस। तो ये इसके मेन जो काम थे ये इसने किए, और इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है, और इसी वजह से इसको अच्छा समझा जाता है हिंदुस्तान के अंदर। और ये रिफॉर्म पे बुनियाद
इसकी बेसिकली बुनियाद जो थी वो मोनोथेइज्म पे थी और इसका फोकस जो था वो रिफॉर्म लेके आना था। लेकिन जो आगे हम पढ़ेंगे आर्य समाज, उसका बुनियादी मकसद जो था वो हिंदुइज़्म का रिवाइवल था और वेदास का रिवाइवल था, जो एंशियंट डॉक्यूमेंट हैं हिंदुओं के, जिनको वेद कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज वाज फाउंडेड ऑन 10th April in 1875 in Mumbai by Mullah Shankar, who was also known as Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati was the founder of आर्य समाज और ये 1875 में मुंबई के मुकाम पर इसको बनाया गया और इसका जो मेन स्लोगन था मूवमेंट का वो था गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास मतलब कि जितना भी सोर्स ऑफ नॉलेज है और अल्टीमेट जो ट्रूथ है वो वेदास हैं सिर्फ, उसके अलावा जो कुछ भी है लिटरेचर वो इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए। इट वाज अ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट का मतलब कि जो हिंदुइज्म का रिवाइवल चाहती थी, जो चाहता था कि रिवाइवल हो हिंदुइज्म का और वेदास के ऊपर बंदे जाएं वापस। हिंदुइज्म वाले हिंदू जितने भी हैं वो वेदास पे यकीन रखें, उसके अलावा बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको छोड़ दें, उन पे बिलीव करना छोड़ दें, क्योंकि यही एक इल्हामी किताब है जो डिवाइन बुक जिसको कह सकते हैं। इट वाज बेस्ड ऑन मोनोथेइस्टिक नोशन, तो ये भी मोनोथेइस्टिक नोशन पे बेस करती थी। इसका भी जो आइडिया था वो एक खुदा वाला था, ज़्यादा खुदाओं को अपोज करती थी। द आर्य समाज वाज अ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट बेस्ड ऑन a monotheistic notion. The slogan of the movement was "Go back to Vedas." It emphasized the values and practices originated from the absolute authority of Vedas, a large body of religious texts in Sanskrit. The main aim of the movement was to re-establish the old Hindu scriptures and to improve the physical and spiritual well-being of mankind. तो इसका जो मेन एम था हिंदू की जो बुक जो वेदास हैं उनको रीइस्टेब्लिश करना, उसकी अथॉरिटी को, और जो फिज़िकल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग है तमाम बनी नौ इंसान की, उसको सेफ गार्ड करना। तो आगे हम बढ़ेंगे और देखते हैं इनके जो आर्य समाज थी ये किस चीज़ पर जोर देती थी और इसका एम क्या था। ये क्वेश्चंस की सूरत में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इज एट व्हाट इट वाज एम्फसाइज्ड, कि ये किस चीज़ पर जोर देती थी ये जो मूवमेंट थी। तो इसका आंसर है इट एम्फसाइज्ड द वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ वेदास, अ लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन संस्कृत। तो पिछले जो स्लाइड थी उसमें इसको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कि ये जो वैल्यूज़ थी, जो प्रैक्टिस थी, जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो वेदा की है, जो इनकी एक रिलीजियस टेक्स्ट है, उसकी अथॉरिटी को एम्फसाइज करती थी कि इसको आप सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज माने, इसके अलावा बाकी को छोड़ दें। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ आर्य समाज। इसका आंसर है द मेन एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू री एस्टैब्लिश द ओल्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें नेक्स्ट के आर्य समाज, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्य समाज मूवमेंट। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। दिस मूवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इसमें 1882 में 2 मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उनकी वजह से, और ये जो कास्ट डिटर्मिनेशन और आइडोलेटरी जो वर्शिप है आइडल्स की उसके खिलाफ,
और कास्ट ऑपरेशन या कास्ट डिटर्मिनेशन जो थी उसके ख़िलाफ़ इसने जिहाद किया था। लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने एक काओ प्रोटेक्शन मूवमेंट स्टार्ट की थी और कन्वर्जन मूवमेंट जो है इन रिस्पांस टू द मिशनरी ऑफ क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जो कन्वर्ट कर रही थी लो लेवल, जो लो क्लास तबका था हिंदुओं का, उनको तो कन्वर्जन मूवमेंट इसलिए स्टार्ट की गई थी ताकि वो जो लो तबके के नीचे वाली क्लासेस के लोग हैं, वो जो मुसलमान या ईसाई हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती दोबारा हिंदुइज़्म की तरफ लाया जाए और इसको शुद्धि मूवमेंट भी कहते हैं, शुद्धि मूवमेंट या प्योरिफिकेशन ऑफ आइडियाज़ विच वर इंड्यूस्ड बाय अदर रिलीजन इनटू द हिंदुइज़्म। ये मेन आइडिया था इसका कन्वर्जन मूवमेंट का कि जितने भी जो नापाकियाँ दूसरे मज़ाहब की तरफ से हिंदुइज़्म के अंदर दाखिल कर दी गई हैं, उनसे इसको शुद्ध किया जाए, पाक किया जाए। ये थी कन्वर्जन मूवमेंट, ताकि जो लो क्लास के लोग मुसलमान हो रहे हैं या ईसाईयत के जो आइडियाज़ हैं उनसे मुतासर हैं, उनको वापस हिंदुइज़्म की तरफ लाया जा सके। और काऊ प्रोटेक्शन मूवमेंट जो थी ये गाय माता को बचाने के लिए थी कि हम गाय की हिफाजत करेंगे। और ये 1882 में ये दयानंद जो थे इनकी वफ़ात हुई, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये मूवमेंट्स चल रही हैं और ये इनके ऊपर अमल किया जा रहा है। I hope you have understand. Now we will discuss the similarities and differences of both movements so that you can understand and grasp the main concept of these two reformist and revivalist movements. Let's move ahead and see what are the similarities and differences. Differences जो थे ये आपको लेफ्ट राइट नज़र आ रहे हैं और मेन सर्कल जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। लेफ्ट साइड पे ब्राह्मो समाज के बैनर तले हम देखते हैं कि ब्राह्मो समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी और ये समझती थी कि इस्लाम और ईसाईयत हिंदुइज़्म के बराबर हैं। और तीसरे नंबर पे इसने सुपरस्टिशन के ख़िलाफ़ जो अवेयरनेस है लोगों को दी थी और ये बिलीव करती थी कि वेदास के साथ साथ जो हिंदुओं के दूसरा लिटरेचर है वो भी इस काबिल है कि उस पर यकीन किया जा सके, उसको सच माना जा सके। लेकिन इसके बरखिलाफ़ आर्यन समाज जो थी, आर्य समाज, वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी और ये हिंदू सुपेरियरिटी जो थी, हिंदुइज़्म की जो सुपीरियरिटी थी उस पर बिलीव करती थी और ये सिर्फ़ और सिर्फ वेदास को अथॉरिटी मानते थे। जो दूसरा लिटरेचर था हिंदुइज़्म का उसको नहीं मानते थे। और इन्होंने एक कोशिश की थी री एस्टैब्लिश करने की ओल्ड हिंदू स्क्रिप्चर की जो अथॉरिटी थी उसको, और ये सिर्फ़ और सिर्फ वेदास पे बिलीव करती थी। तो अब दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों मोनोथेइज्म थी कि एक खुदा की मानने वाली, दूसरा वो जो वुमेन राइट्स थे इन पे ऊपर बिलीव करती थी कि हुकूक होना चाहिए और सती की रस्म के ख़िलाफ़ और इस तरह के जो विमेन की सप्रेशन हो रही थी हिंदू माशरे के अंदर, उसको इन्होंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। इसके बाद फाइट अगेंस्ट कास्ट सप्रेशन और डिटर्मिनेशन, तो कास्ट ज़ात पात का जो निज़ाम था उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और सोशल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन्स, तो बनी नौ इंसान की जो सोशल वेलफेयर थी उसका भी ये इयादा करते थे, उसका दावा रखते थे। और दोनों ही जो मूवमेंट्स थी उन्होंने आइडोलेट्री को अच्छा नहीं समझा था और उसको अपोज किया था कि ये जो बुत पूजने की रस्म है इसको ख़त्म किया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
बुत हों या इमेज हों या जो भी हो। तो ये थी इनकी टोटल कहानी जो हमने समझी सवालों की सूरत में और डिस्कशन के तहत, और आखिर पे उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखी। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा और ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।